आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे नायक की कहानी में उतर रहे हैं जिनका नाम हम सबने सुना है, पर शायद जिनकी कहानी हम पूरी तरह जानते नहीं। बिल्कुल। एक ऐसा क्रांतिकारी जो हमेशा कह सकते हैं भगत सिंह की परछाई में रहा, बटुकेश्वर दत्त। और ये कहानी मुझे लगता है बहुत जरूरी है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो सिर्फ उनकी जिंदगी के कुछ हिस्सों को नहीं बल्कि पूरी यात्रा को सामने रखते हैं। बंगाल का एक शांत किताबी लड़के से लेकर देश को हिला देने वाले क्रांतिकारी बनने तक का सफर, और फिर जो सबसे दुखद है, आजाद भारत में गुमनामी के अंधेरे में खो जाने की एक दर्दनाक हकीकत। तो आज हमारा मकसद सिर्फ इतिहास दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश करना है कि बटुकेश्वर दत्त कौन थे, उनके आदर्श क्या थे और क्यों आजादी के इतने साल बाद भी उनकी कहानी अधूरी सी लगती है। चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। शुरुआत होती है 18 नवंबर 1910 से, बंगाल के एक साधारण परिवार में। स्रोत बताते हैं कि बटुकेश्वर बचपन से ही बहुत शांत और गंभीर थे। अच्छा। उनकी उम्र के बच्चे जब खेल कूद में मस्त रहते थे, उनका मन अखबारों और देश दुनिया की खबरों में लगता था। ये बात मुझे थोड़ी हैरान करती है। आमतौर पर हम क्रांतिकारियों को बचपन से ही बहुत मुखर और विद्रोही स्वभाव का सोचते हैं। सही बात है। एक शांत लड़का जो किताबों में खोया रहता हो, उसके मन में क्रांति की आग वो कैसे लगी होगी? यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। क्रांति हमेशा ऊंची आवाज में नहीं पनपती, कभी कभी वो खामोशी में सुलगती है। उस दौर के बंगाल का माहौल समझिए। हवा में ही एक बेचैनी थी। ब्रिटिश अत्याचार की खबरें, क्रांतिकारियों को फांसी दिए जाने की बातें, ये सब एक बच्चे के मन पर गहरा असर डाल रही थी। हाँ, जाहिर है। उनके भीतर धीरे धीरे एक सोच पक्की हो रही थी। देश गुलाम है, कुछ तो करना पड़ेगा। ये कोई एक दिन में आया विचार नहीं था, ये रोज रोज के देखे और पढ़े जा रहे अन्याय का एक नतीजा था। मतलब ये चिंगारी अंदर ही अंदर सुलग रही थी और कॉलेज पहुंचते पहुंचते ये ज्वाला बनने को तैयार थी। बिल्कुल। कॉलेज में आकर उनकी सोच को एक दिशा मिली। अब वो सिर्फ महसूस करने या सोचने तक सीमित नहीं रहना चाहते थे, वो एक्शन चाहते थे। राइट। स्रोत में उनके विचारों का जिक्र है, जहां वो मानते थे कि सिर्फ बोलने से, सभाएं करने से आजादी नहीं मिलेगी, कुछ करके दिखाना पड़ेगा। और इसी सोच ने उन्हें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA के दरवाजे तक पहुंचा दिया। HSRA, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे नामों का संगठन, ये उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ रहा होगा। ये एक मोड़ से कहीं ज्यादा था। ये उनके लिए एक कह सकते हैं वैचारिक घर मिलने जैसा था। यहीं उनकी मुलाकात भगत सिंह से हुई। अच्छा। पहली मुलाकात का एक जिक्र मिलता है, जहां भगत सिंह ने उनकी आंखों में झांककर बस इतना कहा था, संघर्ष लंबा है, डरना मत। वाह। ये दो वाक्य बटुकेश्वर दत्त के लिए शायद पूरी क्रांति का सार बन गए। और संगठन ने भी उन्हें जरूर कुछ खास देखा होगा। हाँ, उन्होंने उनकी बुद्धि, उनके शांत स्वभाव और उनकी जबरदस्त लगन को पहचाना। HSRA सिर्फ जोशीले नौजवानों का झुंड नहीं था, वो एक अनुशासित संगठन था। बटुकेश्वर दत्त को बम बनाने से लेकर गुप्त कोड पढ़ने और हथियार चलाने तक की ट्रेनिंग दी गई। उनकी शांत और गंभीर प्रकृति उन्हें गुप्त मिशनों के लिए एकदम सही बनाती थी। वो सिर्फ एक अनुयायी नहीं थे, वो संगठन के एक अहम रणनीतिकार बन रहे थे। तो अब मंच तैयार हो रहा था एक ऐसी घटना के लिए जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने वाली थी। साल था 1929। हाँ, और ब्रिटिश सरकार उस वक्त दो बहुत ही दमनकारी बिल लाने की तैयारी में थी, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। क्या थे ये बिल? इन्हें थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे। जरूर। पब्लिक सेफ्टी बिल सरकार को यह अधिकार देता कि वो किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती थी। ओह, मतलब सीधे सीधे नागरिक आजादी पर हमला था। बिल्कुल। और ट्रेड डिस्प्यूट बिल मजदूरों के हड़ताल करने के अधिकार को छीन रहा था, ताकि वो फैक्ट्री मालिकों और सरकार के खिलाफ आवाज न उठा सके। तो असल में ये दोनों बिल भारतीयों की आवाज को हमेशा के लिए कुचलने की एक कोशिश थे। हाँ, और HSRA ने तय किया कि अब खामोश नहीं रहा जा सकता। तो उन्होंने तय किया कि अब एक ऐसा धमाका करना होगा जिसकी गूंज लंदन तक सुनाई दे। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, और स्रोत इस पर बहुत जोर देते हैं। ये योजना किसी की जान लेने के लिए नहीं थी। इसका मकसद हिंसा फैलाना नहीं था। तो फिर मकसद क्या था? मकसद था ध्यान खींचना, एक संदेश देना। जैसा कि बाद में भगत सिंह ने कहा भी था, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। सही। योजना ये थी कि दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में, जहां इन बिलों पर बहस चल रही हो, वहां एक ऐसी जगह बम फेंका जाए जहां कोई बैठा ना हो, ताकि किसी को चोट ना लगे। हाँ, पर धमाका इतना जोरदार हो कि पूरी दुनिया का ध्यान इस ओर जाए। और इस बेहद
खतरनाक मिशन के लिए 2 नाम चुने गए, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। लेकिन एक सवाल मन में आता है, भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त को ही क्यों चुना गया? संगठन में और भी कई बड़े नाम थे। एक बेहतरीन सवाल है। स्रोत बताते हैं कि इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति थी। भगत सिंह तो संगठन का चेहरा थे ही, जोशीले और प्रखर वक्ता। हाँ। लेकिन बटुकेश्वर दत्त का शांत, गंभीर और पढ़ा लिखा व्यक्तित्व यह संदेश देने के लिए जरूरी था कि ये कुछ सिर्फ फिरे नौजवानों का काम नहीं है, बल्कि ये देश के पढ़े लिखे समझदार युवाओं की आवाज है। बिल्कुल। जो अब हर हद से गुजरने को तैयार हैं। और दत्त का बंगाली होना इस क्रांति को एक अखिल भारतीय रूप भी देता था। तो 8 अप्रैल 1929 का वो दिन आया, दिल्ली की सेंट्रल असेंबली। सोचकर ही लगता है माहौल कैसा रहा होगा। आप सोचिए, असेंबली खचाखच भरी है, अंग्रेज अधिकारी अपनी पूरी शानो शौकत में बैठे हैं, बिल पर बहस चल रही है, और ऊपर विजिटर्स गैलरी में 2 नौजवान बैठे हैं। हाँ, जिनके दिलों में तूफान और चेहरे पर एक अजीब सी शांति है। जैसे ही बिल पास होने की घोषणा होती है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त एक दूसरे को देखते हैं और इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए बम नीचे फेंक देते हैं। और फिर हर तरफ धुआं, अफरा तफरी, चीख पुकार। हाँ, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वो दोनों भागे नहीं। वो चाहते तो आसानी से भीड़ का फायदा उठाकर निकल सकते थे, पर वो वहीं खड़े रहे, नारे लगाते रहे और जानबूझकर अपनी गिरफ्तारी दी। ये तो आत्महत्या जैसा था। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनका असली मकसद अब शुरू होना था। गिरफ्तारी उनकी योजना का हिस्सा थी। वो अदालत को अपना मंच बनाना चाहते थे। एग्जैक्टली। वो जानते थे कि अदालत में जो कुछ भी वो कहेंगे वो अखबारों के जरिए पूरे देश और दुनिया तक पहुंचेगा। बम फेंकना तो सिर्फ पहला हिस्सा था, असली क्रांति तो अदालत के कटघरे से होनी थी। और उन्होंने अदालत को एक मंच बना भी दिया। उनका वो बयान ऐतिहासिक है, हमने बहरों को सुनाने के लिए बम का इस्तेमाल किया। इस एक लाइन ने ब्रिटिश साम्राज्य के नैतिक दावों की धज्जियां उड़ा दी। बिल्कुल। मुकदमे का फैसला तो कह सकते हैं पहले से तय था। बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा हुई और उन्हें काला पानी यानी अंडमान की सेल्यूलर जेल भेजने का हुक्म हुआ। और भगत सिंह पर एक दूसरे मामले में भी मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। यहां से इन 2 साथियों के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए। एक दोस्त फांसी के तख्ते की ओर बढ़ रहा था और दूसरा एक जीती जागती कब्र की ओर। काला पानी, ये नाम सुनते रूह कांप जाती है। स्रोतों में इसे जीता जागता नरक कहा गया है। क्या वहां के हालात सच में इतने भयानक थे? भयानक शब्द शायद बहुत छोटा है। सेल्यूलर जेल को बनाया ही इसलिए गया था कि वो क्रांतिकारियों की आत्मा को तोड़ सके। वहां दी जाने वाली यातनाएं इंसान की कल्पना से भी परे थीं। गंदा खाना जिसे जानवर भी न खाएं, दिन रात कोड़ों की मार, और सबसे क्रूर सजा थी कोल्हू में बैल की जगह कैदियों को जोतकर तेल निकलवाना। हाँ, और जो भी इस काम को करने से मना करता या थक कर गिर जाता उसे बेरहमी से पीटा जाता। ये सब सुनकर यकीन करना मुश्किल है। इस माहौल में कोई इंसान अपना मानसिक संतुलन कैसे बनाए रख सकता है? ज्यादातर नहीं रख पाते थे। कई कैदी या तो पागल हो जाते थे या आत्महत्या कर लेते थे। लेकिन बटुकेश्वर दत्त अलग मिट्टी के बने थे। इन असहनीय यातनाओं के बीच भी वो टूटे नहीं, बल्कि उन्होंने जेल के अंदर भी अपना संघर्ष जारी रखा। उन्होंने राजनीतिक कैदियों के अधिकारों के लिए, बेहतर खाने और मानवीय व्यवहार के लिए लंबी लंबी भूख हड़तालें की। जेल के अंदर भूख हड़ताल, ये तो अपनी बची खुची जान को भी दांव पर लगाने जैसा था। हाँ, लेकिन यही उनके चरित्र की ताकत थी। उनका शरीर उत्तपेदिक जैसी बीमारियों से गल रहा था, पर उनका इरादा चट्टान की तरह मजबूत था। ये सिर्फ शारीरिक सहन शक्ति नहीं थी। नहीं, ये एक वैचारिक दृढ़ता थी। वो जानते थे कि अगर उन्होंने हार मान ली तो क्रांति की विचारधारा हार जाएगी। सही बात है। सालों की इस यातना के बाद जब वो आखिरकार रिहा हुए तो उनका शरीर एक खंडर बन चुका था, लेकिन उनकी आंखें, उनमें वही चमक थी। और फिर देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947, जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जवानी और सेहत बर्बाद कर दी। वो सपना पूरा हुआ। इसके बाद तो उनकी जिंदगी में सब अच्छा हुआ होगा। काश हम ऐसा कह पाते। लेकिन यहीं से कहानी में एक बेहद तकलीफदेह मोड़ आता है। आजादी के बाद बटुकेश्वर दत्त को लगभग भुला दिया गया। मतलब ये कि जिस नायक को सिर आंखों पर बिठाया जाना चाहिए था, उसे गुमनामी और गरीबी की जिंदगी जीने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन क्यों? उन्हें कोई सरकारी मदद, कोई पेंशन नहीं मिली? ना के बराबर। स्रोत बताते हैं कि गुजारे के लिए उन्हें छोटे मोटे काम करने पड़े।
एक समय ऐसा भी आया जब वो बीमार पड़े और उनके पास अपने इलाज तक के पैसे नहीं थे। ये अविश्वसनीय है। ऐसा कैसे हो सकता है? जिस देश ने उन्हें नायक माना, उसी देश की सरकार ने उन्हें इस हाल में छोड़ दिया। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? स्रोत सीधे तौर पर कोई एक वजह नहीं बताते, लेकिन कुछ इशारे जरूर मिलते हैं। एक तर्क ये दिया जाता है कि आजादी के बाद की राजनीति ने एक खास तरह की आजादी की कहानी को बढ़ावा दिया, जिसमें अहिंसक आंदोलन को केंद्र में रखा गया। बिल्कुल। और भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और HSRA जैसे क्रांतिकारी जिन्होंने सशस्त्र क्रांति का रास्ता चुना था, वो इस आधिकारिक कहानी में ठीक से फिट नहीं बैठते थे। शायद उन्हें याद करना नई सरकार के लिए राजनीतिक रूप से असुविधाजनक था। ये तो बहुत कड़वा सच है। मतलब अपनी कहानी को सरल बनाने के लिए हमने अपने एक हीरो को हाशिए पर धकेल दिया। ऐसा ही लगता है। और सबसे दर्दनाक बात बटुकेश्वर दत्त की खुददारी थी। इतनी उपेक्षा और मुश्किलों के बावजूद उन्होंने कभी किसी से शिकायत नहीं की। जब भी कोई पत्रकार या दोस्त उनसे उनकी हालत के बारे में पूछता, तो उनका एक ही जवाब होता, मैंने जो कुछ भी किया देश के लिए किया, उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। ये विनम्रता, ये उनके महान चरित्र को तो दिखाती है, पर आजाद भारत के समाज और व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। निश्चित रूप से। और फिर उनका अंत भी संघर्ष में ही हुआ। हाँ, लंबी बीमारी के बाद 20 जुलाई 1965 को दिल्ली के एक अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। लेकिन मरने से पहले उन्होंने अपनी एक आखिरी इच्छा जाहिर की थी। क्या? एक ऐसी इच्छा जो उनके पूरे जीवन का सार थी। क्या थी वो इच्छा? उन्होंने कहा, मेरा अंतिम संस्कार वहीं किया जाए जहां मेरे दोस्त भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की समाधि है, हुसैनीवाला में। अपने दोस्तों के पास? हाँ, जीवन भर वो एक ही रास्ते पर चले और जिंदगी के आखिर में भी वो उन्हीं के साथ रहना चाहते थे। ये दोस्ती और आदर्शों की एक ऐसी मिसाल है जो बहुत कम देखने को मिलती है। और उनकी इच्छा पूरी हुई। उनकी ये इच्छा पूरी की गई और उनकी राख आज भी उनके साथियों के बगल में मौजूद है। बटुकेश्वर दत्त का जीवन ये सिर्फ एक क्रांतिकारी की कहानी नहीं है। ये साहस, बलिदान, दोस्ती और सिद्धांतों पर टिके रहने की कहानी है। और अंत में ये एक गहरी पीड़ा और गुमनामी की भी कहानी है। सही कहा। स्रोत की एक पंक्ति उनकी पूरी जिंदगी को बयां कर देती है। क्रांति सिर्फ बंदूक से नहीं, इरादों की पवित्रता से होती है। उनका पूरा जीवन इसी बात का सबूत है। तो आज हमने बटुकेश्वर दत्त की कहानी को सिर्फ जाना नहीं, बल्कि महसूस करने की कोशिश की। एक ऐसा नायक जिसने देश के लिए अपना सब कुछ दे दिया, पर बदले में कभी कुछ नहीं मांगा। और उनकी कहानी आज हमें एक जरूरी सवाल सोचने पर मजबूर करती है। एक समाज के तौर पर हम अपने नायकों को कैसे याद रखते हैं? क्या हम सिर्फ उन्हीं नायकों को चुनते हैं जो हमारी सुविधा के हिसाब से हमारी कहानी में फिट बैठते हैं? किसी एक को भगवान बना देना और दूसरे को पूरी तरह भुला देना, ये हमारी सामूहिक याददाश्त के बारे में क्या बताता है? और सबसे बड़ा सवाल, जिन मूल्यों और आदर्शों के लिए बटुकेश्वर दत्त ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, क्या आज हम उन मूल्यों की कोई परवाह करते हैं?